जय हिंद जय हिंद। इससे पहले क्लास में कहां तक बता दिए थे? जय हिंद। कुषाण वंश, यूची कबीला से आए थे सब ये सब। कुषाण, यूची कबीला की एक शाखा क्या थी? कुषाण। तुम अगवा का इसे एक ठो बैठ गया। तुम लोग को समझ में नहीं आता है। उस लाइन में कोई और है, देखो तो उधर कोई और बैठा है, तो फिर तुमको खुद से समझ में नहीं आता कि कब किसी को निकलना हुआ। यूची कबीला से आए थे सब। कौन? कुषाण शासक। बहुत मरखा था सब ये सब। कुषाण शासक प्रारंभ में किस धर्म को मानते थे? शैव। कुडुल कटपिशस और भीम कटपिशस दोनों माने शैव, बट आगे जाके कनिष्क ने मान लिया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? महायान शाखा। इसी के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और बौद्ध धर्म कितने भाग में बढ़ गया? 2 भाग में, हीनयान और महायान। कनिष्क किस शाखा को मानता था? महायान शाखा को मानता था। अब आगे समझते हम लोग। कनिष्क के समय कई सारे विद्वान भी रहते थे। पिछवा कई पड़ोसी वाला खत्म ही नहीं होता था। अभी देखो दुकान चिल्ला रहा था। कौन था? उधर था। हाँ, अरे तरीके इधर इधर चाचा वाला है, इधर था ना? हाँ, यहाँ है, इधर इधर कहीं आसपास में, यही चिल्ला रहा था। अरे बकलोलवा, चाचा वाला था। खतरनाक है सब। हीन और महायान तक समझा दिए थे ना। कनिष्क विस्तारवादी भी शासक था। पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करके महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र ले गया और यहाँ के प्रोफेसर अश्वघोष को ले गया। अश्वघोष वहां कौन सी पुस्तक लिखे? बुद्ध चरित। वसुमित्र ने लिखा महाविभास। नागार्जुन ने लिखा माध्यमिका सूत्र। भारत का आइंस्टीन चरक ने लिखा चरक संगीत। पार्स ने कोई खास किताब नहीं लिखी। ये सब पार्स, चरक, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन किसके दरबार में थे? किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे। सुशोभित मतलब सजा। अच्छे लोग आपके, अगर आपके गांव में कोई अच्छा लोग है तो आपके गांव को सुशोभित करेगा। जिला में है तो जिला को। तो वैसे ये लोग विद्वान लोग थे। लोग यहाँ पे हमारे बिहार में भी बहुत से एक विद्वान हुए हैं, लेकिन ऐसा चौपटो हुआ है सब कि उस 100 विद्वान पे एगो चौपटवा भारी पड़ जाए। नहीं समझ में आ गया? उटपटांग चीज। तो हम लोग को सबसे ज्यादा मतलब अजीब टाइप का, हम लोग क्या देखिएगा ना, झगड़ा लड़ाई होगा ना तो जो ना खाए को नहीं है दोनों बड़का वाला धमकी देगा, तोरा उठवा लेंगे। अरे तो पहले अपन देख आज का खाना देख तू। देखेंगे नहीं, एक से एक रहता है। वो रिक्शा वाला को कोनो स्कॉर्पियो वाला से टक्कर हो गया तो कर हमारा आदमी उसको उठा लेगा। यहाँ रात का 11:30 हो गया था तो हम थोड़ा सा मेन गेट के पास ही थे, तो नहीं थोड़ा सा हल्का हल्का लगा तो कर हमारा आदमी उठवा लेगा। हम पहले यार तुम खुद उठ, पहले चोट लग गया है, पहले इसको मलहम पट्टी कराओ जी यहाँ पे, बाद में का आदमी उठवा लेगा। पी लिया हुआ था और वो कहता हमारा आदमी उठवा लेगा। अरे यार सब चौपट कर दिया यहाँ पे। बिहार जैसा महान राज्य को ऐसे ना बदनाम कर दिया। जो बाहर का आदमी हमसे पूछता है सर बिहार कैसा है, सोचिए कितना मतलब हम लोग बुरे नहीं, हम बदनाम हो गए हैं। और ये बहुत खराब है। उर्दू में कहावत भी कहा जाता है, बद अच्छा बदनाम बुरा। बद का मतलब होता है सबसे खराब, तो कहा जाता है बद अच्छा मतलब सबसे खराब अच्छा, लेकिन बदनाम बुरा मतलब सबसे खराब भी रहोगे तो चलेगा, बदनाम नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या हो गए? खैर आप लोग पढ़े लिखे, आप सुधारिएगा। आप लोग समझ में आ गया कि नहीं? छोटा लड़ाई झगड़ा में अपने निपटाइए। हमारे यहाँ लड़ाई में 10 को बुलाता है, रुक तोरा बुलाते हैं, हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे, रुक जाओ, बुलाते हैं हम, आ जाओ, हम नहीं लड़ पाएंगे रे, आ जाओ। अरे तो दोनों बतिया बोलो, जब बुला रहे हो तो कहो ना कि नहीं लड़ पाएंगे। मैं खाल पील नहीं रहेगा, मारेंगे तोरा। आगे बढ़े। कनिष्क के समय में आगे ये कौन सा बैच है जी? मैप, इंडियन मैप। इंडियन मैप कितने तारीख को जी? 3 अक्टूबर को इंडियन मैप। आप में से कितने लोग इंडियन मैप नहीं पढ़ा है? ये हाथ मुझे दे दे।
ठाकुर ही शोले फिल्म में बोलते ना। हाँ, इकोनॉमिक्स 3 तारीख के जस्ट बाद क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक्स 7 या 9 को देखना पड़ेगा, मतलब 10 तारीख से पहले इकोनॉमिक्स रहेगा। कितना तारीख को जी इकोनॉमिक्स? रुक जाओ बता देते हैं। 3 10 को इकोनॉमिक्स आएगा, 11 को बायो, ज्योग्राफी 12 को ले लो, और कोई 13 को। कनिष्क समझा दिया था ना आप। देखिए कनिष्क के समय ना हिप्पालस नामक व्यक्ति ने किसकी खोज किया था? मानसून की खोज किया था। कनिष्क के समय हिप्पालस नामक व्यक्ति ने किसकी खोज किया था? मानसून की खोज किया था। ISPK आई तो पहला वाले किसी काम के नहीं है सब यहाँ पे, इसी में था आपका कनिष्क में। कनिष्क में कुडुल कट फिशस और वीम कट फिशस, और उसके बाद कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। कनिष्क विस्तारवादी टाइप का था कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय व्यापार भी बहुत तेजी से फैला हुआ था वहां पे। कनिष्क के समय में बंदरगाहों से भी व्यापार बहुत मतलब तेजी से फैले थे। उत्तर भारत में बंदरगाह जो थे उसमें पश्चिम बंगाल का ताम्रलीप बंदरगाह प्रसिद्ध था। कनिष्क के समय सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? ताम्रलीप बंदरगाह। कहाँ पे था? बंगाल में। बंगाल का क्षेत्र का कौन सा बंदरगाह? ताम्रलीप बंदरगाह। आपने को मटेरियल में लिखा होगा कौन सा बंदरगाह है? ताम्रलीप। और वही अगर आप महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाएंगे तो सोपाड़ा बंदरगाह और एक कल्याण बंदरगाह, 2 बंदरगाह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध थे, सोपाड़ा और कल्याण। और बंगाल का ताम्रलीप, बंगाल का महाराष्ट्र का सोपाड़ा और कल्याण बंदरगाह बहुत ही प्रसिद्ध थे। कनिष्क ने पूरी तरह से क्षेत्र पर क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था। कनिष्क का बहुत बेहतरीन एरिया था, इसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। रेशम मार्ग क्या था? देखिए चाइना जो था वो रेशम का व्यापार करता था, उसका रेशम पे एक अधिकार था चाइना का, और उसी मार्ग को कहा जाता है रेशम मार्ग। क्या कहेंगे? रेशम मार्ग। चाइना के एक अधिकार वाले बाजार को क्या कहेंगे? रेशम मार्ग कहा जाता था। उसमें चाइना पूरी दुनिया में रेशम का व्यापार करता था। अब ये रेशम मार्ग ना 2 जगहों पे था, स्थल से भी होता था और ये स्थल से मार्ग था। यहाँ पे ये हो गया, ये स्थलीय मार्ग से भी रेशम होता था। तो चाइना के पास रेशम का एक अधिकार था, तो स्थल के माध्यम से भी रेशम का व्यापार करता था, और समुद्र के रास्ते भी वो क्या करता था? रेशम का व्यापार करता था। तो रेशम का व्यापार में चाइना का एक अधिकार था। अब कनिष्क ने ना रेशम मार्ग के उत्तरी भाग पर कब्जा कर दिया। इस भाग पर कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। ये पूरा एरिया किसका था? कनिष्क का था। अब ये आपको भी पता है आमू दरिया नदी से लेकर और गंगा नदी के बीच का ये पूरा एरिया किसका था? कुषाण का था। कुषाण शासक में कनिष्क से लेके ये लोग का, तो ये पूरा एरिया। अब आप बताइए, ये पूरी तरह से बंद कर दिया किसको? रेशम मार्ग को। अब कहा कि देखो भैया इधर से जिसको व्यापार करना है ना, हमको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। अब टैक्स एक ऐसा चीज होता है बिना कैले सरकार ले लेती है। टैक्स दे लिया, अब बांध देगा 1 किलो पे 5 रुपया टैक्स दो। अब आप ही को कोई कह दे कि 1 दिन के लिए आलू पर टैक्स दे दिया जाए आपको 1 रुपया, 1 किलो आलू पर अगर आपको 1 रुपया टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी बस 1 दिन का मिल जाए भारत में, तो करोड़ों किलो आलू प्रतिदिन बिकता है। और 1-1 रुपया सोच लीजिए कितना आपको पैसा आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो रेशम मार्ग पर किसने अधिकार कर लिया था? रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला कौन था? कनिष्क। रेशम मार्ग के स्थलीय भाग पे की समुद्री भाग, इस पर एक अधिकार पहले किसका था? चीन का। अभी रेशम मार्ग पर चाइना इसे दोबारा चालू करना चाहता है, लेकिन चाइना रेशम मार्ग को ना दोबारा इसलिए नहीं प्रारंभ करता है कि उसको रेशम बेचना है। अब रेशम का कपड़ा कौन पहन रहा है जी? पहले ही सबका प्रचलन था। अब तो इस बात का कंपटीशन है कि फाटल कपड़ा, कम कपड़ा कौन पहन रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? अरे मत पूछिए, एक से एक पते नहीं चला पहन क्या रहा है, तब नहीं समझ आया। अच्छा थेथराई देखिए, भारत जैसे देश में
देखिए विदेशी में तो समझ में आता है भाई, उन लोग का कल्चर है वैसे उघारे घूम दे सब, तो उन लोग की बात नहीं किया। भारत जैसा देश में महाभारत लड़ाई का मुख्य आधार बना था द्रौपदी का चीरहरण, उसके कपड़े खींचने का प्रयास किया गया था, जबकि कृष्ण भगवान की दृष्टि ऐसी हुई कि खत्म नहीं हुआ वहां पे। तो सोचिए एक उस देश में जहां महज कपड़ा खींचने के लिए महाभारत जैसा युद्ध हो जाए, आज वहां छोट कपड़ा पहनने के लिए लड़ाई लड़ दे रही है सब। आपको समझ में आ रहा है? हमारी जिम्मेदारी अपनी संस्कृति को आगे लेके जा सके यहाँ पे। हाँ, अरे बेहतरीन तो तब है ना कि जब आप अपने देश का पैंट शर्ट अंग्रेजों को पहना दे, नहीं समझा हमारे। लेकिन ना, अच्छा जो पहनता है उसको भी पता है, अगर किसी इंटरव्यू में जाएगा या कहीं पूजा पाठ करने जाएगा तो एकदम संस्कारी बन के जाएगा भारत में, और कब बैठ के चार को ज्ञान देगा, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे ये होना चाहिए, तुम कौन होते हो, ये कोई बात है? तब तो लड़कों को गरिया के कहेगा हमारा जीव केहू के गरिया है, ये कोई बात है? लॉजिको गजब देता है, हमारा मन हम जो करे। भैया तुम्हारा मन तुम जो करो, कौन चीज मुगल वंश के तुम अकबर होगा कि जो चीज मन करेगा तो चीज करोगे? कि मोहम्मद बिन तुगलक है कि रात में सपना आएगा ये राजधानी बदल देंगे यहाँ पे। संस्कृति जब खोता है इंसान को बहुत तकलीफ होती है। किसी देश को अगर अस्थाई तौर पे बर्बाद करना है ना, तो पहले उसकी संस्कृति बर्बाद की जाती है, एकदम अस्थाई तौर पे बर्बाद हो जाएगा वो। हथियार से नहीं बर्बाद हो सकता है कोई देश। दिल्ली सल्तनत वाले 300 साल शासन किया सब, 1200 से लेकर 1500। मुगल 1500 से लेकर 1700, 200 साल कौन किया? मुगल। अब 1700 से लेकर 1900 तक अंग्रेज शासन किया सब। यानी देखिए 300 साल दिल्ली सल्तनत, 200 साल मुगल और 200 साल अंग्रेज, कितना हो गया? 700 साल। कितना? 700। भारत बर्बाद हुआ? नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन जब, क्योंकि हम कुछ भी थे, अपनी संस्कृति नहीं भूले थे। लेकिन धीरे धीरे जो ये आ गया ना आजकल चीज है कि एगो को मिस वर्ल्ड बनाओ, अब 1 साल तक साबुन तेल बेचवाओ। कौन सी करता है मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स? साबुन उबुन बेचवाने के काम में आता है। और हाँ, ये लगाइए 10 रुपया का साबुन। आगे बढ़े। कभी देखे लड़का सबको कभी कहेगा साबुन लगाई गोर हो जाए, लड़को के धके बकवट लगा रहे तो चाहते नहीं कहना कि बेवकूफ बना रहे, तो लड़का गोर हो तो कबो। अच्छा लड़का सब अगर कल के दिन अगर कोई इतना टेक्नोलॉजी भी आ गया कि लड़का को इतना सजा दजा के गोर कर दे, तो उनका दोस्त सब को लजवा के मुंगा देगा, सही देख रहे कर आ गए। और नॉर्मल क्रीम व्रीम लगा ले, उतना मेकअप थोड़ी करता है कि 1 घंटा ले आके पोत के। किसको देख ली तुम करते हुए? आगे बढ़ते हम लोग। लड़का खुश होगा तो दाढ़ी बनवा लेगा, और कौन सी करेगा? तो अभी के समय चाइना जो है ना, वो रेशम मार्ग पर वर्चस्व जमा रहा है। रेशम बेच के नहीं, बल्कि वो इस देशों के बीच में जितने देश आ रहे हैं रेशम मार्ग के बीच में, उस समय के सेंट्रल एशिया के ये देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, और नीचे से अगर देखिएगा तो थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, अफ्रीका के ये देश, जितने देश हैं जो पहले प्राचीन काल में रेशम का व्यापार करते। चाइना कर रहा है अभी। देखो मेरे पास बहुत पैसा है चाइना के पास, चाइना का था मेरे पास बहुत पैसा है। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने जाओगे, 20 गो नियम कानून थमाएगा तुमको। वर्ल्ड बैंक से जब आदमी लोन लेने जाता है ना, तो हमारी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में कंट्रोल कर लेता है IMF और वर्ल्ड बैंक। समझ में आ गया? सोचिए ना, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि पता नहीं कहां कहां हमसे साइन करा लिया है। पता ही क्या वो गधे हैं सब। तुमको तो प्रधानमंत्री साइन करके आया यार, देश बेच देगा। प्रधानमंत्री की अपनी संपत्ति क्या होती है? हमारा प्रधानमंत्री बोल दे कि क्या क्या कहां कहां साइन करा लिया, कल को आदमी घेर लेगा उनको। अरे कैसे साइन करके आ गए? आपका देश है, अरे आपको जिम्मेदारी दी गई है। उसका प्रधानमंत्री खुलेआम बोलता है पता नहीं कहां कहां IMF वाले ने क्या साइन करा लिया। अरे यार तूने क्या देश है, समझ में नहीं आता। साइन कैसे करके चला आया वो? आप खुलेआम बोलता है। आप कभी सुनिएगा इसको अगर उस सब पे। तो हमको अगर कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो हम कभी उन सब की अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। कहते हैं कि जब ये जी रहे हैं ना, आखिर ये जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, तो पूरी दुनिया जी जाएगा।
तो अभी चाइना जितने देश पहले रेशम व्यापार करते थे, आज के समय चाइना उन्हें लोन देता है, कहता है वर्ल्ड बैंक से लोन मत लो, हमसे लोन लो। लोन की शर्तें इतना तगड़ा रखवाता है और एनडीए साइन करा लेता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ये जब साइन करते हैं ना एनडीए, एक एग्रीमेंट होता है, तो उसपे एक रकम लिखी रहती है कि अगर आपकी ओर से ये बात लीक होगी तो इतना पैसे आपको जुर्माना दिए जाएंगे। अब हुमच के लिखवा लेगा इसमें, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एनडीए साइन करा लेता है, तो किसको कितने % पे लोन दिया पता ही नहीं। लोन का शर्त इतना तगड़ा रहता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन देगा ना, अगर वो आप टाइम पे वो लोन नहीं चुका पाए तो प्रोजेक्ट उसका हो जाएगा, चाइना का। इसलिए चाइना उसी प्रोजेक्ट में पैसा देता है जिस प्रोजेक्ट पे उसको कब्जा करना होता है। जैसे उसने ना लाओस को देखा कि लाओस यहाँ चाइना के पास है, चाइना का यहाँ तिब्बत वगैरह का एरिया, यहाँ बिजली ज्यादा होती है, तो सोचा कि लाओस का अगर बिजली विभाग कब्जा कर ले तो पूरा लाओस पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो लाओस को पैसा दिया बिजली ग्रिड लगाने के लिए, और उसको पता है कि विकासशील देशों में अधिकारी जो होते हैं ना, देश बेच देते हैं सब, तो लूट मार में पूरा पैसे खत्म हो गया। और लाओस पैसा ही नहीं चुका पाया, उसकी पूरी बिजली विभाग कौन रख लिया? चाइना। श्रीलंका नहीं चुका पाया, हम्बनटोटा बंदरगाह कौन रख लिया? चाइना। अब तंजानिया से कह रहा है कि तुम्हारा पूरा समुद्र हम रख लेते हैं, पूरा समुद्र तटे। सोचिए, इतना तो समुद्रगुप्त भी नहीं किया था। तो अभी चाइना जिस रेशम मार्ग की बात कर रहा है वो अलग है। वो देशों को डेप ट्रैप में फंसा रहा है कि कर्जा दे दो और क्या करो, अपनी कंट्रोल में रखो। अब कर्जा देने के बाद चाइना से कोई जबरदस्ती लड़ नहीं सकता है, और चाइना के पास एक लीगल ग्राउंड हो गया कि आप कर्जा लिए हैं तो आपका वो एरिया लेगा। अब दो ही रास्ते हैं, या तो आप लीगली परफेक्ट हो या तो शक्तिशाली हो। अब चाइना के आगे ये छोटका छोटका देश जो लाइचीदाना बराबर घूम रहा है सब, इन लीगली परफेक्ट है सब, क्योंकि साइन यही किया है सब, पैसा लिया है सब, तो पूरी दुनिया सपोर्ट में चाइना की ही आएगी। दूसरा, चाइना शक्तिशाली है, कह रहे हमारा पैसा कैसे नहीं देगा? यहाँ पे पाकिस्तान से पैसा नहीं दे पाया तो पाकिस्तान से गधा खरीद रहा है। चाइना पाकिस्तान से क्या खरीद रहा है? गधा खरीद रहा है, क्योंकि गधा के मीट से ना कोई दवाई बनाता है। चाइना वगैरह गधा से क्या बनाता है? दवाई बचाता है। अब तो पाकिस्तान की आधी जनसंख्या बिक जाएगी तब। कोई जरूरी थोड़ी है कि 4 पैर वाला गधा हो, वहां 2 पैर वाला भी बहुत है सब, ज्यादा वहां 2 पैर वाला है सब। वहां पे रेशम मार्ग, कनिष्क वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कनिष्क के बाद जितने भी शासक आए वो कनिष्क के इतना योग्य नहीं थे। अब जब योग्य शासक नहीं रहिएगा तो फिर आपका साम्राज्य कमजोर होगा। अब उसी साम्राज्य में छोटे छोटे सामंत आ गए सब। अब आपको सामंती व्यवस्था पढ़ा दी है सातवाहन काल में, अधिकारियों को वेतन के बदले क्या दी जाती? जमीन। सामंतों के पास जमीन बढ़ने गई, तो कनिष्क के समय यानी कुषाण वंश के जो छोटे छोटे सामंत थे वो अलग अलग एरिया में चले गए सब। कोई हरियाणा में चला गया, कोई यूपी में चला गया, कोई बिहार में चला गया, कोई साउथ में चला गया, कोई मुल्तान, कोई कहीं। तो कुषाण वंश जो इतना शक्तिशाली था धीरे धीरे किस में बढ़ गया? सामंत में बढ़ गया। किस में बढ़ गया? सामंत। सामंत अधिकारी होते थे, उसी के क्या होते थे? अधिकारी होते थे। जबकि अकबर ने जो सामंती व्यवस्था का तोड़ निकाला था वो बेहतरीन था। वो क्या मनसबदारी व्यवस्था थी, उसे सामंत नहीं कहता, मनसब कहता जमीन तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारी जितनी सैलरी है उतना का टैक्स तुमको दे देंगे कि इस जमीन से तुम टैक्स वसूलो, जिस दिन ज्यादा होगा तुमको बाहर कर देंगे, जाओ यहाँ पे। तो हमेशा जानते हैं ना, वो अकबर डर बना के रखता था। डर, जरूरत, इंसानियत। रिश्ते को चलाने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बचपन में आप लोग मम्मी पापा से डरते थे, डर भी था, जरूरत भी था। एक डर रखता था कि कब बना बना पीटने लगेंगे लोग दूसरा जरूरत था कि कभी पॉकेट मनी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए। उस समय तो छोटे बचपन में लड़का को इंसानियत में कौन सी होता है पता नहीं होता है। लेकिन जब आप बड़े हो गए, आज के बाद जब आप अधिकारी बन जाएंगे, अपना अपना एरिया संभालिएगा, अपना डिपार्टमेंट संभालिएगा, उस समय आपको माँ बाप से फिर डर नहीं लगेगा। क्या मारेंगे थोड़ी ना आपको, और उल्टे माँ बाप को आपको जरूरत है, तब उस समय आपके रिश्ते को बचा के रखेगा इंसानियत, मानवता बचा के आपको रखेगा कि नहीं मेरे माँ बाप हैं, हमें पढ़ाया लिखाया, बचपन से इतना काबिल बनाया यहाँ पे। और किसी किसी में वो इंसानियत भी खत्म हो जाती है तो बूढ़े माँ बाप को अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम में पहुंचा देता है, खत्म कहानी हो जाती है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है यहाँ पे। तो डर बना के रखता, अकबर ने डर बना के रखा था। ये लोग सामंती व्यवस्था जमीनें दे दिए थे, डर खत्म, जरूरत खत्म। तो
आने वाले आगे समय जाके कुषाण वंश जो इतना महान वंश था, जिसे द्वितीय अशोक कहा जाता था, कनिष्क के बाद कोई योग्य शासक ही नहीं है, और वो छोटे छोटे किसमें बढ़ गया? सामंत। छोटे छोटे सामंत में बढ़ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मान के चलिए आप हमको कनिष्क समझिए और आप लोग सामंत हैं, और कल को कह दिए कि हम आपसे कह दिए कि जिस सीट पे आप बैठे हैं वो सीट आपका, तो कल आप लेट से आइए, चाहे जब आइए, जब मन तब दरवाजा खोलिए, अरे हमारा सीट है, कौन जी बोलते हैं यहाँ पे, बैठने लगेगा, हमारा पावर क्या हो जाएगा, बिखर जाए। इस गलत फहमी में मत रहना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो बेंचों पे बांध देंगे 2 दिन ले खूब बढ़िया से बांध देंगे, बैठ इसी पे तरह बताते हैं यहाँ पे। यहाँ ऐसा तो कनिष्क के बाद इस पूरा साम्राज्य छोटे छोटे किसमें बढ़ गया? सामंत में। अब सामंत में बढ़ गया तो छोटा छोटा सामंत फिर आपस में लड़ेगा, और या तो क्या होगा, जब सामंत में बटेगा तो 2 ही कंडीशन हो सकता है। सामंत आपस में लड़के कोई शक्तिशाली सामंत उभर जाए, नहीं तो सामंत जब छोटे छोटे बिगड़ेंगे ना तो कोई बाहरी आक्रमण कर दे। 2 ही चीज हो सकता है। तो कुषाण वंश जैसा महान वंश किसमें बढ़ गया? सामंतों में बढ़ गया। अब 2 ही चीज हो सकता है, या तो कोई आके विदेशी मारेगा इन छोटे छोटे सामंतों को, या फिर आपस में लड़ाई करके कोई एक मजबूत सामंत बाकी सामंत को क्या कर देगा? हरा देगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। चरक, नागार्जुन व अश्वघोष किसके दरबार में थे? सर्वाधिक शुद्ध सोना किसके काल में आया? कनिष्क के। ये तो पहले ही पढ़ा दिए हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के कनिष्क के शासन काल में आए। इस समय सोने के सिक्के हिंदुकुश पर्वत के अल्ताई पहाड़ी से निकाले जाते थे। कहां से निकाले थे? अल्ताई पहाड़ी से सोने के क्या निकाले जाते थे? सिक्के निकाले थे। कनिष्क के समय तांबे के सिक्कों को कणिका कहा जाता है। कणिनी, ककिनी कहा जाता है। और कनिष्क के समय उत्तर भारत का ताम्रलिप्त बंदरगाह और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में सोपारा तथा कल्याण बंदरगाह था। क्या था? कल्याण बंदरगाह। अज्ञात की रचना, एक व्यक्ति है जिसकी नाम पता ही नहीं है किसने लिखा। किताब का नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। लेकिन किसने लिखा है कुछ पता है? लिखने वाला क्या है? अज्ञात। लिखने वाला अज्ञात। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में लिखा है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार मिस्र के साथ होता था। किसके साथ होता था? मिस्र। रेस रोम, वही रोम के साथ, मिस्र नहीं, रोम, इटली वाला, इटली और रोम के साथ व्यापार होता था। किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए, रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला। कनिष्क के समय नाशपाती की खेती हुई। इसी समय अरब नाविक हिप्पालस ने किसकी खोज किया था? मानसून की। कनिष्क के काल में मूर्ति कला काफी ज्यादा विकसित हुई थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। बाद में इसने अपनी सांस्कृतिक राजधानी कहां लिया? मथुरा। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। पढ़ा दिए हैं। 105 ईस्वी में कनिष्क की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कनिष्क के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण ये छोटे छोटे किसमें बढ़ गया? सामंत में बढ़ गया। अब 105 में किसकी मृत्यु होती है? अब यहाँ किसका शासन हो जाता है? सामंतों का। यानी कुछ समय तक सामंत अपना शासन करेंगे, जिसको जो एरिया मिल गया। अब उसके आगे हम समझेंगे, या तो इन्हीं सामंत के बीच में कोई एक योग्य आएगा, बाकी को कूट काट के फिर से मिला लेगा, और नहीं तो कोई विदेशी आएगा, कूट काट के मिलाएगा। यानी सामंतों को कुटाना है, चाहे अपने सामंत में से कोई कुटा जाए या फिर विदेशी आक्रमण हो जाए। यहाँ पर रेशम मार्ग तो बता ही दिए। भारत से व्यापार नहीं, रेशम वोशम नहीं। हमारे यहाँ अपने लोग अपन कपड़ा ढेर पहनते थे। रेशम वोशम का शौक भारत में नहीं था। आई ले को कपड़ा पहने रेशम का बस। तो देखिए, कोई भी चीज कब बिकती? जब उसका डिमांड होता है। बिना डिमांड कोई चीज नहीं बिकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पटना में खोजिए तो नहीं, खमन बिक जाए, कौन चीज मिलने वाला है? फाफड़ा कोई नहीं खाता है यहाँ पे। ढोकला वोकला तो थोड़ा बहुत मिल भी सकता है आजकल, लेकिन वहीं गुजरात में जाइए तो उनका वहां पे तो जैसा जहां का डिमांड है वैसे ही वहां पे बिकता है कोई भी चीज। जैसे हमारे यहाँ कोई केकड़ा सांप वाप खाता है कोई? चाइना में शौक से खाता है सब। चाइना में एक आदमी खाना कैसे, मिर्चा, नींबू, प्याज ऐसे खूब अच्छा आधा फ्राई कर देगा, उसमें तेल डाल के ऐसे चम्मच से भी खाएगा, और केकड़वा कच्चे खा जाएगा। चूहा का बच्चा एकदम छोटा छोटा लाल लाल रहेगा, उसको सॉस में डाल के जिंदे खा जाएगा। तो डिमांड जैसा है, अरे वो सब खाए सब वही ठीक है, नहीं तो अनाज खाएगा तो खत्म कर देगा सब बहुत ज्यादा है सब ना।
अच्छी बात है कि चावल कम खाता है सब, नहीं तो हम लोग वाला चावल सब खत्म कर देता है। एगो कटोरी तो ले ले रहता है सो यहाँ पर दूध तोरी के यहाँ पे बड़ी खिनाउन टाइप का खाता है सो यहाँ पूरा बहुत दही गिरेले रहता है सो यहाँ। अपना अपना लोगों का वो है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए खान पान डिपेंड करता है बचपन से हम कैसा खाए हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बचपन से अगर नहीं खाए रहेंगे ना, नहीं खा पाएंगे आप वहां पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमको एक आदमी झींगा समझते हैं, स्प्रॉन्स बोलते हैं ना उसको, तो झींगा मछली वो छोटा छोटा होता है। हम तो भाई हम चिकन मटन खा लेते हैं, तो किसी को मतलब अमूमन लोगों को लगा कि झींगा भी खा लेंगे आदमी, तो झींगा हम आदमी खाया नहीं। और उसमें ना इतना बड़ा बड़ा झींगा, को छोटका रहता है तो समझ में आता है, वो नहीं समझ में आता है कुछ। वो बड़का झींगा और वो स्पेशल बना था और काफी कॉस्टली आया था। हमको दिया, हम डर गए यार, उठ के मत चला यार यार ये तो उंगली से बड़े बड़े थे सब वहां पे झींगा एकदम। जो खाया है बचपन से वो छोटका को कह रहा कि अरे ये तो हमेशा मिल जाता है, बड़का कबो कबो मिलता। हम कहा भैया तू ले जाओ यहाँ से कबो कबो, यहाँ पे देख के डर लग रहा है हमको। लेकिन आदमी किस चीज को खाता है, जिसे बचपन से खाया रहता है। अब जो नॉनवेज नहीं खाया है उसको आप जबरदस्ती खिलाइएगा ना मीट मांस, तो वो मीटिंग कर देगा वो, क्योंकि ना वो मेंटली भी प्रिपेयर रहना चाहिए। आदमी नहीं खाया नहीं कर पाएगा। जो नहीं खाया रहता उसको लगता है कटहल जो होता है ना मीट से अच्छा लगता है पनीर, अरे खूब खुश होता है नॉनवेज, शाकाहारी तो कुछ ही कहता है पनीर और कटहल मशरूम। आगे बढ़े, रेशम मार्ग को समझा दिए। चीन का व्यापार था यूरोप अफ्रीका और फारस से जोड़ता था। इस पर अधिकार किसने कर लिया था। कौशेय शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, रेशम के लिए। कौशेय शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, रेशम के लिए। किसके लिए, रेशम के लिए। रेशम मार्ग पढ़ा दिए ना आपको, आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए हम ध्यान से आगे समझते हैं। तो इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, ये चारों कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे सब। प्राचीन भारत में देखेंगे तो हसीन, मसूक सा, ये मगध पे शासन किए थे सब। इसके बाद ISP के ये बाहर से आके आक्रमण कर दिए थे। ये भारत के थे कि विदेशी थे। ISP के क्या थे, विदेशी थे। ISP के क्या थे, विदेशी थे। आगे बढ़े। अब इसके बाद देखिए कुषाण के छोटे छोटे क्या हो गए, सामंत। अब इसके समय सामंतों में क्या हुआ कि लगभग 150 सालों तक सामंतों का शासन हुआ, जो जहां तक रहा। 101 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई, कनिष्क की। कुछ 105 किसकी मृत्यु हो जाती है, कनिष्क। और कनिष्क के बाकी वंशज लगभग आगे 50 साल तक शासन करते हैं, यानी 150 ईस्वी तक कनिष्क चलता है। उसके बाद अगला 150 तक क्या चलते हैं, सामंत। इसी सामंत में इसके बाद कुषाण के बाद कौन आ जाते हैं बाबू, सामंत। क्या आ जाते हैं, सामंत। इन सामंतों में सबसे बड़ा जो सामंत थे उनका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था, श्रीगुप्त। क्या नाम था, श्रीगुप्त सोचते हैं कि हम अपना साम्राज्य बनाएंगे। तो क्या लगता है बाकी के सामंत क्या होंगे, हाँ बना लीजिए। तो इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, लेकिन एक छोटा सा साम्राज्य बनाया जितने एरिया के ये सामंत थे। सामंत माने जमींदार, एक तरह से जमींदार थे। पढ़ाए थे ना सामंत में, राजा जमीन देता था, धीरे धीरे जाके वही आगे हो जाता था। तो सामंत जो थे श्रीगुप्त, ये अपना शासन स्थापित किए, लेकिन यह शासन एक राजा के तौर पे नहीं कर पाए, बल्कि सामंत के रूप में ही किए। इनके बाद आया घटोत्कच। कौन आया, घटोत्कच भी शासन किया, लेकिन घटोत्कच भी कभी भी एक राजा के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि राजा के लिए स्थापित करने के लिए एक किला चाहिए, अपनी मुद्रा चाहिए, अपनी गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, अपना मंत्रिमंडल चाहिए, अपनी सेना चाहिए, अपनी न्याय व्यवस्था चाहिए। बहुत लंबा चीज चाहिए होता है। यहाँ पे गांव बसाना में कौन चीज आता है जी, 500 एकड़ जमीन ले लिए, वो गांव बसा देंगे, तनी वो देश बसाइए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, ये पुलिस व्यवस्था, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पगला जाइएगा यहाँ पे। एगो परिवार तो लोग से संभलता नहीं है। एक छोटा सा परिवार में कितना कलह होता है, देखते हैं। भारत में आज हर इंसान या तो अपने पारिवारिक कलह से परेशान है या तो पड़ोसी से परेशान है। उसके पास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम में उसकी अर्थव्यवस्था है कि भले उसके पास गरीबी हो सकती है या फिर जितना मतलब होना चाहिए उतना उसके पास नहीं है, लेकिन बाकी अगर कलह देखिएगा तो या तो पारिवारिक कलह ले रहा है या तो फिर पड़ोस वाले से कर रहा है। यहाँ पे पड़ोस वाला गाड़ी रख ले तो एक दुआरी पे आके धो के चल जाएगा
एगो तो ये गाड़ी देख के जर रहा है पड़ोसी का, ओके आगे वाले आके धो देगा यहाँ पर। एक से एक रहता है सब। तो हमारे यहाँ तो अजीब अजीब चीजें रहती ना यहाँ पे। तो घटोत्कच भी पूरी साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। घटोत्कच के बाद जो आया चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। अच्छा, प्रथम के जगह अगर मौर्य लगा देंगे तो सीधे चल जाएगा मौर्य वंश में। सीधे कहां चल जाएगा? मौर्य में। तो मौर्य मत लगा दीजिएगा, गड़बड़ाई जाएगा यहाँ पे। कितना पीछे चल जाएगा समझ जाए? 400 ईसा पूर्व चल जाएगा। समझे कितना पीछे चला जाएगा? 300-400 ईसा पूर्व, मतलब आप 600 साल का गैप कर देंगे। ये आ रहा है तीसरी सदी में। किसरी सदी में? तीसरी सदी में। ये मर रहे हैं 105। कौन मर रहे हैं? कनिष्क। और लगभग 150 साल तक कुषाण के अन्य छोटे छोटे का शासन रहा। समझा गया? तो 150 प्लस 150 साल तक छोटे छोटे सामंतों का शासन रहा। यानी इसके आते आते कितना ईस्वी हो गया? 300 ईस्वी। कौन सी ईस्वी हो गई? 300 ईस्वी। तो कुछ बताइए, गुप्त वंश कौन सी ईस्वी की थी? और चंद्रगुप्त ने कौन से वंश की स्थापना कर दिया? गुप्त वंश। इसने साम्राज्य स्थापित कर लिया, किला बना लिया, अपना मुद्रा चालू कर दिया। इसने अपना किला बनाया, सेना बनाया, मंत्रिमंडल बनाया, विदेश नीति बनाया, दंड व्यवस्था बनाया, न्याय व्यवस्था बनाया, और अपने आप को एक सामंत को छोड़कर एक राजा के रूप में स्थापित कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक कहेगा तो श्रीगुप्त, लेकिन वो एक सामंत के रूप में ही रह गए थे। घटोत्कच एक सामंत के रूप में ही रह गए थे, लेकिन एक राजा के रूप में खुद को स्थापित किया था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। कोई प्रॉब्लम? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम बहुत ही योग्य था। ये राजाधिराज की कहा था खुद को, राजा के रूप में स्थापित किया था। यहाँ पे मुद्रा वगैरह सब लाए थे। यहाँ पे इसके समय कई सारे मुद्राओं का प्रचलन था। एक राजा के समय कई सारे मुद्रा थे। यहाँ पे इसने विवाह किया था कुमार देवी। किससे विवाह किया? कुमार देवी। कुमार देवी से विवाह किया। अब ये कुमार देवी जो थी ना, बिहार के लिच्छवी की थी। बिहार के लिच्छवी की, वैशाली जिला के। और ये लोग जो थे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। तो गुप्त काल के बाद ऐसा हुआ कि बिहार से जो पावर कंट्रोल सिस्टम था मगध का, वो कहां शिफ्ट हो गया? उत्तर प्रदेश में। कहां शिफ्ट हो गया? उत्तर प्रदेश। तो गुप्त शासक जो थे उनकी राजधानी हो गई थी उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी। आज कौशाम्बी उतना विकसित नहीं है, मतलब बहुत सारी उसकी अपनी, कौशाम्बी जिला से लाइव वाले लोग होंगे कौशाम्बी से। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं है? लाइव में होंगे कौशाम्बी के लोग। यहाँ पे यूपी से कोई कौशाम्बी के एरिया का है जी? ऑफलाइन में पटना, तो कौशाम्बी इलाहाबाद के उधर का एरिया तो काफी, मतलब अब प्राचीन काल में बहुत बड़ा गढ़ होता था, एक शिक्षा का भी हर चीज में। यहाँ पे हम हैं कौशाम्बी से। कौशाम्बी उस समय का बहुत प्राचीन शहर था। यहाँ पे तो विवाह हो गया इनका किसे? कुमार देवी से। कुमार देवी कहाँ की थी? ये लिच्छवी की। चंद्रगुप्त प्रथम कौशाम्बी के विवाह हुआ। इसने विवाह के बाद कई प्रकार के सिक्के चाली होते हैं, उसी में एक तो राजा रानी का सिक्का हो गया, जैसे हेड टेल। तो उस समय राजा रानी, एक और राजा एक और रानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? राजा रानी प्रकार के क्या जारी किए गए? सिक्का जारी किया गया था। और ये बहुत ही योग्य शासक था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। एक सामंत के रूप को छोड़कर दोबारा खुद को शासक के रूप में एक्सेप्ट कराना बहुत मुश्किल होता है, समझिए। क्योंकि बाकी के जो एरिया थे वो सब के सब सामंत थे। वो कहेंगे हम काहे नहीं राजा बनेंगे, हम काहे नहीं राजा बनेंगे, तो उसका काफी विरोध हो जाता है। जैसे आप में से किसी एक को मॉनिटर बना दिया जाता था ना, तो बाकी लड़का उसका बतिया नहीं सुनता था, कहता रे तो हम ही लोग में से एगो है। मॉनिटर सरकारी स्कूल में होते थे सब, हाँ। प्राइवेट में तो बहुत ज्यादा स्कूल में होता है। ग्रीन हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, हाँ, सबका अलग अलग क्या होता था? हाउस होता था। हेड गर्ल होती थी, तो एगो हेड बॉय होता था, वो पूरे ग्रुप की हेड होता था, एगो पूरे ग्रुप की हेड होती थी सब। आगे बढ़े तो ये कुमार हो गए और देवी हो गए। तो कुमार देवी इन लोग हो गए। यहाँ पे इनका जो पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। पुत्र कौन हो गया? समुद्रगुप्त। पुत्र का नाम बहुत खतरनाक था जी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का ननिहाल कहां था? लिच्छवी। ननिहाल कहां था? क्योंकि कुमार देवी कहां की थी? लिच्छवी की थी। तो बताइए इसका ननिहाल कहां होगा? लिच्छवी। तो समुद्रगुप्त खुद को लिच्छवी का बेटा कहता था, क्योंकि ननिहाल आता था। जब भी आप ननिहाल जाइएगा ना, तो आप पिताजी के नाम से नहीं जाने जाइएगा,
मम्मी के नाम से जाने जाइएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे मम्मी के नाम से ही आप लोग को जाना जाएगा, ननिहाल वगैरह में यहाँ पे। तो ये अपने आप को लिच्छवी दौहित्र बोलता था, लिच्छवी का बेटा, लोहित दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। लिच्छवी दौहित्र पूछा हुआ है क्वेश्चन, लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत ही खतरनाक शासक था। मतलब ये जो था शासक समुद्रगुप्त में, ये योग्य भी था और साम्राज्य विस्तारवादी नीति भी थी इसके पास। यह साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, ठीक अशोक का उल्टा। कनिष्क को द्वितीय अशोक करेंगे और समुद्रगुप्त को अशोक का उल्टा करें। पूरा साम्राज्य विस्तार करने की नीति बनाए। उत्तर भारत के सारे राजाओं को हरा दिया, उत्तर भारत के सारे राजाओं को, लगभग 9 राजाओं को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। कहा कि तुम लोग हमारे अधीन रहोगे। कहा कि हम लोग सामंत थे कुषाण के, तो कहा कि भूल जाओ कुषाण, आज से तुम लोग हमारे अंडर में काम करोगे। तो उत्तर भारत के 9 राजाओं को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। दक्षिण भारत गया ना, तो ये बहुत समझदार था। कहा कि दक्षिण भारत ज्यादा देर तक कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि पहाड़ वगैरह ज्यादा है। तो दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हरा के उसको कहा कि तुम हमें टैक्स दोगे, अधीनता स्वीकार कर लो। और उत्तर भारत के 9 राजाओं को कंप्लीटली अपने में क्या कर लिया? मिला लिया। क्या कर लिया? मिला लिया था पूरी तरह से। यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ कर्ता उपाधि धारण क्या किया था? अश्वमेघ यज्ञ कर्ता। मतलब कहा हम अश्वमेघ यज्ञ नहीं करेंगे, अश्वमेघ यज्ञ करता। 9 बार ऊपर में अश्वमेघ यज्ञ किया था, 12 बार नीचे, सबको मिला। तो दक्षिण भारत को कंप्लीटली नहीं मिला है बल्कि टैक्स लेके मिला दिया था। अब इस तरह से उसका साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में फैल गया। यहाँ पे इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन ने जिस तरह पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था, उसी तरह भारत पर पूरी तरह विस्तार करने वाला समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का साम्राज्य पूरे दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में था। इसलिए इसके साम्राज्य के लिए एक कथन कहा जाता है कि इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। आप उसी समुद्र से पानी पी सकते थे जहां आपका साम्राज्य है, नहीं तो आप उस समुद्र का पानी नहीं, राजा मार डालेगा, मांगना पड़ेगा कि हम आपके साम्राज्य में आए, हमको पानी चाहिए, ऐसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। तो इसका पूरा साम्राज्य था। तो इसका घोड़ा चाहे तो अरब सागर का पानी पी ले, चाहे तो बंगाल की खाड़ी है, चाहे तो भारत। ऐसा नहीं कि सुबेरे दोपहर शाम घूमते रहेगा, पानी पिएगा, मरिए जाएगा आप। मतलब जिस समुद्र का पानी चाहे तो पी सकता है, पूरा उसी का एरिया। तो 3 समुद्र का पानी पी सकता था। किसका घोड़ा? समुद्रगुप्त का घोड़ा। इसने पूरे भारत को क्या कर दिया था? जीत के रख लिया। इसलिए इसे धरणी बंद कहा जाता है। धरती बांध दिया पूरी तरह से। भारत की धरती को जीत के क्या कर दिया? बांध दिया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? धरती बंद, धरणी बंद। लिच्छवी दौहित्र किसे कहेंगे? लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त, लिच्छवी दौहित्र, दौहित्र। नेपोलियन धरणी बंद, धरणी बंद, धरणी बंद कहा जाता है। भारत का नेपोलियन धरणी बंद। 3 इसका घोड़ा कहां तक का पानी पी सकता था? 3 समुद्र का पानी इसका घोड़ा क्या कर सकता था? पी सकता। मतलब वहां तक उसका क्या है? साम्राज्य है। साम्राज्य। यह इसे ना लड़ने का काफी शौक था। इसे किसका शौक था? लड़ने का। और ये विष्णु के उपासक थे। किसके थे? विष्णु के उपासक थे। जबकि कुषाण किसके थे? शैव धर्म। अब भले कनिष्क कहेंगे तो कनिष्क बौद्ध, शैव धर्म को छोड़ के बौद्ध में, लेकिन ये किसके थे? विष्णु भगवान के। तो वैष्णव थे। क्या थे? वैष्णव। और विष्णु भगवान के अवतार की चर्चा है, जिनमें उनका सबसे प्रमुख कृष्ण अवतार है। राम अवतार में राम जी ज्यादा उपदेश नहीं दिए हैं, बल्कि वो मर्यादा पुरुष के तौर पे एक व्यक्ति को किस तरह एक मर्यादा पुरुष को रहना चाहिए उसमें दी। जबकि कृष्ण भगवान ने सांसारिक चीजों को लिए, देखिएगा कहाँ छल कर सकते हैं, कहाँ चुप रह सकते हैं, कहाँ थोड़ा भी नहीं चुप रहना है, इस सब महाभारत में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ना कि एक आदमी किसी एक स्टैंड पे है ही नहीं। खास करके आप कृष्ण और अर्जुन के बीच का वार्तालाप सुनिएगा, पहिया फंस जाता है तो अर्जुन कहते हैं इंसानियत देख रहे हैं, काहे लिए मारे हम यहाँ पे? तो कहें कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो एक इंसानियत कहाँ गया था? समझ में आया कि नहीं? तो सांसारिक ज्ञान, किस कंडीशन में कैसा डिसीजन लेना चाहिए व्यक्ति को, वर्ष, ये सब कृष्ण भगवान ने ज्यादा बताया। तो ये कृष्ण भगवान का ज्यादा औरता था। कृष्ण चरित्र लिख दिया इसने। क्या लिख दिया इसने? काफी मतलब किताबें वगैरह भी लिखा। किसने? इसे कविराज कहा गया। क्या कहा गया? कविराज।
एक व्यक्ति के अंदर इतनी योग्यताएं थी, सोचिए पूरा साम्राज्य क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। कविराज की उपाधि धारण किया किसने? समुद्रगुप्त। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण किया, किसका? कविराज का। इसके सिक्का पे सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया? सिक्का पे कहा सेना के रूप में ऐसे रहेगा, सेना ऐसे लिए रहेगा, कौन? समुद्रगुप्त। भाला लेके खड़ा रहेगा सैनिक वेशभूषा में ऐसे। यहाँ पे सैनिक कैसे रहते हैं? समुद्रगुप्त के यहाँ पे। ये रानी उन्हीं के चक्कर में ज्यादा नहीं थे यहाँ पे, इसीलिए भारत का नेपोलियन निकाला है यहाँ पे। आगे बढ़े। देर फैमिली में रहिएगा तो कहाँ जाके शासन करिएगा? देर फैमिली के बीच में ज्यादा रहने नौटंकी होने का। आगे बढ़िए। किसी को दिक्कत? सब ऐसा नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उसके जैसे अकबर को अकबर बनने में जोधाबाई ने बहुत मदद किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर जोधाबाई नहीं रहती तो शायद अकबर इतना, मतलब अकबर की एक नसीब अच्छा था कि उसके सलाहकार सब बढ़िया थे, चाहे वो नवरत्न हो और चाहे उसकी पत्नी जोधाबाई। क्योंकि ना आप घर के अंदर नहीं लड़ सकते, चाहे आप जितने भी बड़े योद्धा हो, घर के अंदर नहीं लड़ सकते। पता चला आप दिमाग में दूसर लेके आ रहे हैं, धरणी बंद, भारत का नेपोलियन साम्राज्य विस्तार हुआ, घरे आते इकोनो टाइम है आने का, खाना ठंडा हो गया। अरे थोड़ा खाने का चिंता है यार, उधर पूरा मैच नहीं करेगा मेंटेलिटी आपका, बहुत का डिफरेंस हो जाएगा। वही हो जाएगा कि पीएचडी और जैसे कोई छोटा बच्चा, अब ये जो कोई ग्रेजुएशन में, बीएससी में, पीएचडी में, उसकी थिंकिंग पता नहीं क्या सोच रहा है। अपन हमरा खिलौना नहीं लाए नहीं समझा? अच्छा बाबू तुमको हम दशहरा में झुंझुना दिला देंगे, झुंझुन। अगर मेंटेलिटी मैच हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैच नहीं हुआ तो यकीन मानिए भगवान आपको बहुत इज्जत से बुलाएगा कि नरक काट के आ रहा है। आई 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 आई, आई नरक काट के आया बेचारा, कहां से? और ये दोनों के साथ लागू होता है। लड़की आप लोग में भी अगर मेंटेलिटी मैच नहीं हुआ ना, एक को बैल बैल लड़का होता है जिसके साथ जीवन जीना बहुत टफ होता है। समझ में आएगी नहीं आ गया यहाँ पे? तो ये जब बोलते हैं मैच नहीं करता तो दोनों के साथ ये लागू होता है। लड़कों के साथ तो कम, लड़कियों का जीवन ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि लड़कों के पास तो क्या है, अपना घर में ही रहता है। आप लोग क्या है, अपना घर द्वार सब छूट गया, और जिसके लिए छूटल वो बैल मिल गया तो सोचिए कितना होता है। लेकिन एक अलग बात है कि आप लोग में अंदर सहनशीलता ज्यादा होती है। कितना दुख बीमारी झेल के, चार को बातों सुन के, बाल बच्चे को पाल के माँ बड़ी कर लेती है। यहाँ पे लड़कों के अंदर सहनशीलता उतनी नहीं होती है, तुरंत विरोध कर देगा, ये कौन तरीका है, और सह जाती है कि करमफोर तू है, नसीब में था वरना महिलाएं जिस दिन सहना छोड़ देंगी ना, उस दिन आधा घर उजड़ जाए। बस रोक के रखिए इस चीज को, चाहे जैसे भी बर्दाश्त करके रहती है। आप ना घर में, आप सब अपने ही घर में देखिएगा कि पापा की गलती ज्यादा मम्मी बर्दाश्त करती है कि मम्मी की गलती ज्यादा पापा। उन लोग को तुरंत विरोध, पुरुषों के अंदर खराबी होती है ना, तुरंत विरोध करने पे चलाता है। एक दो बार करेगा समुद्रगुप्त, अश्वमेघ यज्ञ, नहीं समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये बहुत ही योग्य शासक था। कौन? भारत का नेपोलियन। राजा रानी का सिक्का समुद्रगुप्त, राजा रानी, चंद्रगुप्त, सैनिक वेशभूषा वाला सिक्का। इसके सिक्के पे ना मोर बना हुआ था, तो मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त। मोरनी उर्नी को नहीं ध्यान देता था, तो मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त, सैनिक वेशभूषा और राजा रानी सिक्का, धरणी बंद समुद्र, कविराज समुद्र, तीन समुद्र का, समुद्रगुप्त की उसका घोड़ा, समुद्रगुप्त का घोड़ा तीन समुद्र का पानी पीता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समुद्रगुप्त को पानी में मत लगा देना लगा। समुद्रगुप्त आगे बहुत काम किया था इसमें। इसने प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख लिखवाया था। इसके यहाँ पे हरिसेन नामक विद्वान रहते थे। अब हम आगे इसके बारे में समुद्रगुप्त के बाद पढ़ेंगे। इसके बाद रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय आया, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद तो द्वितीय आएगा यहाँ पे। उसके बाद कुमार गुप्त आया, फिर स्कंदगुप्त आया, भानुगुप्त आए। फिर इसके समय हुंड का आक्रमण हुआ और हुंड ने इनको क्या कर दिया, साफ करके रख दिया। हिस्ट्री देख रहे हैं, लिंक है कि नहीं एक दूसरे से? अगर लिंक छोड़िएगा नहीं हिस्ट्री में बोझ हो जाएगा। देखिए सबको लिंक करके बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? अभी भी अभी इसका अंत होगा हुंड के आक्रमण से। हुंड आक्रमण आएगा, खत्म कर देगा। फिर ये छोटे छोटे सामंत में बटेंगे और फिर कोई सामंत उठेगा, हर्षवर्धन। कौन उठेगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ब्याह शादी न किया,
उसका साम्राज्य खत्म हो गया। तब आ जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम। भारत में कौन आ जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल, मुगल के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद नेता। आगे का क्लास कल।